हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हिंदी में बोलते हैं। और साथ ही साथ हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ेंगे, यानी कि मूल कर्तव्य क्या होते हैं या फिर मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर्स को, आज के इस सेशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि जो फंडामेंटल राइट्स होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स की कहां तक सीमाएं होती हैं, और जो फंडामेंटल राइट्स होता है ये किसको दी जाती हैं, फंडामेंटल राइट्स और जो राज्य हैं दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या व्यक्ति की जो फंडामेंटल राइट्स है वो राज्य को चुनौती दे सकती है, या फिर राज्य जो होता है व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स पर किसी न किसी तरीके से सीमाएं लगा सकता है या फिर उसको प्रतिबंधित कर सकता है। आखिर ये सब क्या चीजें हैं, तो चलिए ओवरऑल समझेंगे हम लोग एक एक चीजों को। ठीक है, देखिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, टॉपिक्स जो है जो आज का वो है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। इंग्लिश में हम लोग इसे बोलेंगे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है बाबू, हमें तो आप जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टारगेट सेमेस्टर ये आपका प्लेटफॉर्म है, पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं, अभी से मैं क्लियर ये कर दूं कि जो फंडामेंटल राइट्स होता है, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक 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 अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल मेंटल राइट्स। ठीक है, ये जो होता है ये किसको मिला होता है, तो ये जो है नागरिकों को मिला होता है। किसके नागरिक को भाई, किसी भी देश के नागरिक को। जैसे उदाहरण में अगर हम भारत को ले लें, भारत को, तो भारत के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स मिले होते हैं। ठीक है, क्यों मिले होते हैं भाई, अपनी अपनी आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से तथा राजनीतिक रूप से। ठीक है, राजनीतिक रूप से अपना खुद का क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके, या फिर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। ये दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया भाई, संविधान के द्वारा दिया गया है। संविधान के द्वारा किसको दिया गया भाई, नागरिकों को दिया गया। ठीक है, संविधान। ठीक है, जो संविधान है बेसिकली इसके द्वारा दिया गया है, और किसको, नागरिकों को। अब यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने वाले थे उन्होंने दिया है, किसको दिया है, नागरिकों को। इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई। लेकिन क्या ये जैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, जो संविधान बन गया, तो तुरंत ही इन्होंने प्रोवाइड कर दिया कि लो भाई ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, ले लो, अपना यूज करना, अपने व्यक्तित्व का विकास करना। क्या ऐसे ही दिया गया था ना, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। उस कहानी को भी हम समझेंगे और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स को समझेंगे। इतनी बातें आपने जान ली, ये मौलिक अधिकार होते हैं, नागरिकों को दिए गए होते हैं, संविधान के द्वारा दिए गए होते हैं। जो गवर्नमेंट्स होती है वो इनको खत्म नहीं कर सकती, ये भी एक विशेषता है इसकी। गवर्नमेंट जो होती है इसको समाप्त नहीं कर सकती है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि शुरू में आपके पास 7 मौलिक अधिकार थे, यानी 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन इसको एक जो अधिकार था इसको खत्म कर दिया गया। कौन से अधिकार को, जो प्रॉपर्टीज था, राइट टू प्रॉपर्टीज, संपत्ति का अधिकार, इसको खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म कर दिया गया, इसके बारे में भी बाबू हम लोग चर्चा करेंगे ओवरऑल, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। चलिए स्टार्ट करें, क्लास को आगे बढ़ाएं। चलो बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, मुझे लगता है यहां तक की बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। फंडामेंटल राइट्स के बारे में अब थोड़ा सा जानकारी हो गया होगा। अच्छा, नागरिक कौन होता है भारत का, देखो भाई हम हैं भारत के नागरिक हैं, भारत में रह रहे हैं, जन्म से रह रहे हैं। और इसके अलावा जो विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता को ले लेता है, उस कंडीशन को फुलफिल कर लेता है जब उसको दी जाती है नागरिकता। कौन से कंडीशंस होते हैं, तो भाई अलग अलग देशों का अपना अलग अलग क्राइटेरियाज होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें अमेरिका का क्राइटेरियाज अलग है। लेकिन भारत का जो क्राइटेरियाज है कि भारत में 7 साल तक रहना होगा और उसके बाद आपको देना होगा प्रमाण पत्र कि हम 7 साल तक रह चुके हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, लिख देंगे, एप्लीकेशन देंगे गवर्नमेंट्स को कि हम आपके देश की नागरिकता लेना चाहते हैं, आप हमें नागरिकता प्राप्त कर दीजिए। ठीक है, तो आपको नागरिकता प्राप्त कर देंगे। तो जब वो नागरिकता प्राप्त कर देंगे तो ये 7 फंडामेंटल जो राइट थे वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी चूंकि 6 है तो इसलिए 6 मिलेंगे आपको। ठीक है, ये विदेशी और जो भारत के लोग रहने वाले हैं वो भी। ठीक है, आदर्श नागरिकता क्या होती है इसके बारे में भी हमने चर्चा किया है। आदर्श नागरिक कौन से होते हैं इसके बारे में चर्चा की है, पिछली वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। आज के इस वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या देखने वाले, फंडामेंटल राइट। ओके बाबू, यहां तक का बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इतनी बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, जैसे व्यक्ति और राज्य, व्यक्ति और राज्य, इन दोनों में आपस में कुछ न कुछ तान बान चलता रहता है, झगड़ा उगड़ा चलता रहता है। जैसे व्यक्ति कहता है कि हम बड़े हैं क्योंकि हमको फंडामेंटल राइट्स मिला है, और राज्य कहता है कि ना 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 बाबू, हम बड़े हैं, फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे पास अधिकार है, अभी के अभी खत्म कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन कौन से अधिकार नहीं खत्म करेंगे वो बताएंगे अभी, ठीक है ना। लेकिन राज्य भी अपने, देखो ये समस्या क्यों उभर के आई, ये समस्या इसलिए उभर के आई, इसके पीछे का बैकग्राउंड हम समझाएंगे। लेकिन ये समस्या उभर करके आई बेसिकली जब तानाशाह शासक थे, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के देशों, तो वो सब क्या करते थे, जो राइट्स होते थे नागरिकों के उसको खा जाते थे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, संविधान बनाया गया, तो फिर जो भारत की नागरिकता है, फंडामेंटल राइट्स जो है भारत के नागरिकों को दी गई, भारत की नागरिकता के साथ साथ फंडामेंटल राइट भी दिया गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज भी व्यक्ति और राज्य के बीच में थोड़ा सा तानबान चलता रहता है कि कौन बड़ा, तो व्यक्ति कहता हम बड़ा और जो राज्य कहता हम बड़ा, ठीक है ना। चूंकि फंडामेंटल राइट व्यक्तियों के पास है और कुछ पावर्स जो है पूरी गवर्नमेंट को चलाने की शक्ति जो होती है वो राज्य के पास होती है। आगे देखिए, आपसी संबंधों की समस्या सदैव जो है बहुत ही अधिक जटिल रही है। मतलब इन दोनों की समस्या आपस में प्रॉपर ही बहुत जटिल रही है। देखो ये इसकी समस्या और ये इसकी समस्या, कौन सी, राज्य और व्यक्ति की जो मोस्ट इंपोर्टेंट समस्या है, ये हमेशा से जटिल रही है। अच्छा, कई बार ये भी कहा जाता है कि कौन से अधिकार को राज्य खत्म कर सकता है, कौन से अधिकार को राज्य नहीं खत्म कर सकता है, ठीक है। अब देखो आगे कह रहा है कि वर्तमान समय में प्रजातंत्रीय व्यवस्था है। वर्तमान समय में भारत में देखा जाए तो प्रजातंत्रीय शासन है ना, डेमोक्रेसी है कि नहीं है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, यानी कि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र है। और प्रजातंत्र में, प्रजातंत्र, ठीक है, प्रजातंत्र में लोगों को क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। तो इसी व्यवस्था में समस्या का विशेष महत्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रजातंत्र में लोगों को अधिकार है और राज्य कहता है कि ना 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 ना, हम किसी भी प्रकार के नियम कानून बनाएंगे उसको लागू करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों में क्या हो जाता है, थोड़ा सा कस पूछा हो जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर देखिए, यदि एक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है, दूसरी ओर राज्य की शक्ति पर भी कुछ ऐसी सीमाएं लगा देना आवश्यक है, राज्य मनमानी तरीके से आचरण करते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों के विरुद्ध कार्य न कर सके। अब देखो इसकी कहानी कैसी है, ऐसे देखो, चलो ध्यान से देखो, इस तरीके से देखो, एक तरफ क्या है, व्यक्ति है, ठीक है, और एक तरफ क्या है, राज्य। ध्यान से समझना बाबू, एक तरफ क्या है, राज्य, ठीक है। अब देखो इसके पास है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार, मूल अधिकार, ठीक है। और इसके पास है क्या, अपनी शक्ति, जिसे हम लोग कहते हैं संप्रभुता। क्या कहते हैं, संप्रभुता। ये संप्रभुता जो होती है ना, संप्रभुता जो होती है, यही सरकार को तो सरकार बनाती है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा है। संप्रभुता बेसिकली वो शक्ति होती है कि किसी भी राज्य के पास अगर होती है तो उसको न तो बाहर से कोई दबाव रहता है और न ही आंतरिक रूप से कहीं दबाव होता है। बात समझे कि नहीं, मतलब बाहरी से भी दबाव नहीं होता है। मतलब बाहर से कोई कहे, मतलब कोई विदेशी आदमी या फिर विदेश से कोई या दूसरा देश, जैसे अमेरिका भारत को कहे कि देखो बाबू ये नियम बनाना है, नहीं बनाओगे तो भाई हम जानते नहीं है, हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। भारत पे कोई दबाव नहीं लगा सकता। बात समझे कि नहीं। और इसी तरीके से अगर कोई आंतरिक संस्था है जो अपने आप में पावरफुल है, ठीक है, अगर वो किसी भी प्रकार से भारत की सरकार है उस पर दबाव लगा रही कि आपको ये नियम बनाना ही बनाना है, तो भाई सरकार उसको मानेगी नहीं मानेगी, ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। यही होती है संप्रभुता शक्ति, ठीक है। तो भाई राज्य के पास क्या है, संप्रभुता है, और व्यक्ति के पास मूल अधिकार है। अब देखो क्या होगा, यह है सॉवरेनिटीज और यह है फंडामेंटल राइट्स। अब क्या होगा, अब ये जो व्यक्ति है अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करते हुए हो सकता है कि ये किसी भी प्रकार का उपद्रव कर दे, उपद्रव कर दे, ठीक है। तो राज्य के पास ये शक्ति है कि ये इसके उपद्रव को दबा दे, दबा दे, ठीक है ना, दबा सकता है, जाहिर सी बात है, शक्ति हो तो दबा सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों व्यवस्थाएं की गई हैं कि अगर इनके उपद्रव हैं तो ये दबा सकता है, लेकिन इतना भी नहीं दबा सकता कि इनके फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दे। बात समझे कि नहीं, बात समझे कि नहीं। दोनों के ऊपर प्रतिबंध है कि नहीं, इसके ऊपर भी प्रतिबंध है और इसके ऊपर भी प्रतिबंध है, दोनों के ऊपर प्रतिबंध है, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात है। चलो अब यहां पे आ जाते हैं, यहां पे आ जाते, देखो राज्य की शक्ति पर कुछ ऐसी सीमाएं लगा देना चाहिए ताकि वो फंडामेंटल राइट्स को खत्म ना कर सके, ठीक है। अच्छा, मूल अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के हित में राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के एक उपाय है। अब यहाँ पे आ जाओ बाबू, यहाँ पे यहाँ देखो, अब ये जो मूल अधिकार है व्यक्ति को स्वतंत्र रखता है,
ठीक है, इनके अधिकारों को बचाने का कार्य करता है। ठीक है, अधिकारों को बचाने का कार्य करता है। ठीक है, ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अधिकार वही अधिकार है, मतलब पहले 7 दिए गए थे लेकिन बाद में इसको 6 कर दिया गया। एक जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको खत्म कर दिया गया। इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, मुझे लगता है स्पष्ट रूप से आपको इतनी बातें क्लियर हो गई है। यही बातें इंग्लिश में भी हैं। देखिए, द प्रॉब्लम्स ऑफ द म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द स्टेट एंड ऑलवेज बीन वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है ना, इंडिविजुअल्स एंड द स्टेट मतलब कोई भी एक व्यक्ति और कोई भी एक स्टेट, इन दोनों के बीच में ये समस्या रही है। This problems has been acquired special importance if on one hand of the control of the state on the lives the citizen necessary। मतलब एक तरीके से अगर कोई व्यक्ति उपद्रव मचाता है तो उसको दबाने की क्षमता होनी चाहिए, आवश्यक है, टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ अगर देखा जाए, इट इज आल्सो टू नेसेसरी टू इम्पोज द लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द स्टेट। और जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में, तो भाई उसके पावर्स पर भी कहीं ना कहीं पाबंद लगाना पड़ेगा। समझे कि नहीं? अब देखो, कह रहा है दैट द स्टेट कैन नॉट एक्ट आर्बिट्रेरी द अगेंस्ट द फ्रीडम्स एंड राइट। मतलब जो फ्रीडम्स है उसकी और जो उसके विभिन्न प्रकार के राइट्स है, तो उसको भी ध्यान में रखना तो पड़ेगा ना। चलो भाई, इतना तक बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई। आगे देखो, ये बातें क्लियर हो गई, आगे देखो, ये भी हो गया। चलो यहां तो फ्रांस की क्रांति। अब देखो यहां पे एक याद रखेंगे, यहां पे एक चीज याद रखेंगे। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, बेसिकली फ्रांस की, ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति में हुआ क्या था? फ्रांस की क्रांति, ठीक है, कब हुई थी भाई? 1789 की क्रांति। ठीक है भाई, इस समय जो है लुई सुलावा था वहां पे। ठीक है, अब वो कहता है क्या? आई एम स्टेट, आई एम स्टेट। ठीक है ना, मैं ही क्या हूं? राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं। ठीक है, और मेरी जो बातें हैं, मैं जो कह रहा हूं वह कानून है। बात समझे कि नहीं? वह कानून है, समझे कि नहीं? अब जो मेरी बातें हैं वो कानून है, अब मैं क्या हूं? राज्य हूं। अब बात मनमो ना तो चाप दे हम। ठीक है ना, ये कौन कहता है? जो लुई सुलावा है। अब भाई समस्या आ जाती है किसके पास? नागरिकों के पास। अब नागरिक परेशान हो जाते हैं, इनकी भावनाओं से, इनकी बातों से, इनके कर्मों से, सब कुछ से परेशान हो गए। अब ये करते क्या है? ये करते हैं क्रांति। क्रांति, ठीक है ना, ठीक है, फ्रांस में क्या हो जाती है? क्रांति। क्रांति करने के पश्चात ये जो राज सत्ता है उसको उखाड़ करके फेंक देते हैं, और ये सब 3 बातों को इंक्लूड करते हैं। एक स्वतंत्रता और दूसरा समानता और तीसरा बंधुत्व। ठीक है ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को नारा दिया गया 1789 की फ्रांस की क्रांति से। और इसको जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी, भारत के संविधान में भी इंक्लूड किया गया। तो ये बातें यहीं पे देख लीजिए भाई, यहाँ पे आ जाइए। देखिए, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, राजक्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या फिर भ्रातृत्व का संदेश दिया। क्रांति उपरांत फ्रांस की राष्ट्रीय सभा 1789 ने नवीन संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा को शामिल करके नागरिकों को कुछ अधिकारों को संवैधानिक रूप देने की प्रथा प्रारंभ की। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1791 में प्रथम 10 संशोधनों द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों को संविधान का अंग बनाया, और ये संविधान ही सामूहिक रूप से अधिकार पत्र, जिसे हम लोग बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं, कहलाए। इसका प्रभाव अन्य यूरोपीय राज्यों के संविधानों पर पड़ा। प्रथम महायुद्ध के पश्चात अनेक पुराने राज्यों और युद्ध के बाद स्थापित अनेक नवीन राज्यों ने संविधानों में मूल अधिकारों को समावेश किया। अब ध्यान दो, यहाँ पे आ जाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें। एक जगह हम ध्यान देते हैं किसको? फ्रांस की क्रांति, और एक जगह हम ध्यान देते हैं किसको? तो यहाँ पे ध्यान देते हैं अमेरिका की क्रांति, अमेरिका। ठीक है, अब देखो, जब ये क्रांति के बाद संविधान बनाते हैं, ठीक है, और ये भी जब क्रांति के बाद संविधान बनाते हैं, ठीक है, तो ये लोग करते क्या है? ये लोग कुछ अधिकार किसको दे देते हैं? नागरिकों को। अधिकार, ठीक है, अधिकार किसको दे देते हैं? नागरिकों को।
बात समझ में आ गई? नागरिकों को ये लोग अधिकार दे देते हैं और ये भी नागरिकों को अधिकार देते हैं, नागरिकों को अधिकार। अब ये जो अधिकार देते हैं, ये जो अधिकार देते हैं, इसको कहा गया क्या? बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, इन्होंने 10 संशोधन किया, उसमें से ये भी था। अब यहाँ पे ध्यान दो, नागरिकों को अधिकार दिया गया, संवैधानिक अधिकार, और इन अधिकारों को संवैधानिक भी बना दिया है, क्योंकि संविधान बना है। संविधान बनाने के बाद उसमें इस अधिकार को रख दिया। जब इन अधिकारों को रख दिया तो वो संवैधानिक हो गए। संवैधानिक हो जाने का मतलब क्या होता है? संवैधानिक हो जाने का मतलब ये होता है कि अगर कोई राजा भी बन जाए, जो गणतंत्र में राजा बनता है, डेमोक्रेसी सिस्टम में, लोकतंत्र में राजा बनता है, तो वो अगर राजा भी बन जाए तो इनके अधिकारों को खत्म न कर पाए। बात समझे कि नहीं? अधिकारों को खत्म नहीं कर पाए। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशंस को इन्होंने क्रिएट किया। अब ध्यान दो, ये जब संविधान बना देते हैं, अच्छा ये तो बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना गया। इन्होंने क्या संदेश दिया? इन्होंने दिया संदेश समानता, समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, बंधुत्व, बंधुत्व। ठीक है, अब ध्यान दो, एक बात और, एक बात और। जब अन्य देश भी क्या होते हैं? अन्य देश भी जब स्वतंत्र होते हैं, तो ये भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, तो ये भी अपने संविधान में अधिकारों की बात करते हैं। ये भी अपने संविधान में किसकी बात करते हैं? अधिकारों की बात करते हैं, अधिकार देते हैं। बात समझे कि नहीं? तो ये पूरी कहानी थी फंडामेंटल राइट्स की। देख रहे हो कैसे कैसे उभर के आ रहा है। ये ऐतिहासिक जो प्रमाण मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स की, या फिर ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि मिलती है, वो है। ठीक है, अच्छा ये जो फंडामेंटल राइट्स होता है किसके विरुद्ध होता है? तो राज्य के विरुद्ध होता है। आगे हम बताएंगे और भी बातें, अभी फिलहाल इसको लेकर के आगे चलते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नवीन संविधान, जो नवीन संविधान थे, नवीन राज्य थे, उनके संविधानों में भी इसको समावेश किया गया। यही बात इंग्लिश में ये कह द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस गिव टू वर्ल्ड मैसेज टू लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, after the revolutions the French National Assembly started the practices of the constitutionalizing, ठीक है ना, some rights of the citizens by including the declarations of the right of man. The new constitution 1789, मतलब 1789 की क्रांति हुई थी। ठीक है, और 1789 में ये बनाया गया, और यहाँ पे 1791 में जो अमेरिका था, यहाँ पे 1791 में कहा गया, 1791। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो सकता है कभी आपके एग्जाम में पूछ दे, एक नंबर में पूछ देगा तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे 1789 और यहाँ पे 1791। ठीक है, क्लियर ना? और इसी समय चूंकि और भी है पॉलिटिकल साइंस में, और भी कॉन्सेप्ट चल रहे थे, जैसे अब बताएंगे ये सारी चीजें। एक ही बार सब कुछ नहीं जान पाएंगे ना आप लोग, और जानेंगे भी तो कंफ्यूज आ जाएंगे। ठीक है, जैसे उस समय जॉन ऑस्टिन भी था। ठीक है ना, जॉन ऑस्टिन, और भी कई लोग थे। ठीक है, और उस समय जिनवोदा भी थे, बेंथम वगैरह, इन सबों का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा, वो सब बताएंगे आगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई। यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई। बिल ऑफ राइट्स का, तो यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया। राइट टू इंडिविजुअल्स वेयर द मेड ऑफ पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट टू अमेरिका बाय द फर्स्ट 10 amendments in 1791. These amendments were collectively called the Bill of Rights. इसको जो है कलेक्ट कर लिया गया और इसको कहा गया बिल ऑफ राइट्स। अच्छा, मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना गया, मैग्ना कार्टा भी इसे कहा गया। ये भी क्वेश्चन अगर पूछ ले आपको तो बता देना। ठीक है, it influenced the constitutions of the other European state after the First World War. The fundamental rights were included the constitutions of many old state and many new state established after the war. मतलब जैसे ही वार खत्म हुआ तो जो राज्य पहले से स्वतंत्र हो गए और जो राज्य ऑलरेडी स्वतंत्र थे, उन लोगों ने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन में विभिन्न प्रकार के अधिकारों को रखा, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाने। ठीक है, आगे ये सब बातें क्लियर हो गई, ये सब बातें क्लियर हो गई भाई। रिवॉल्यूशंस ऑफ फ्रांस बोल सकते हैं उसको 1789, इसको रिवॉल्यूशंस आई एम द स्टेट, ये कौन कहता है? ये भाई फ्रांस का राजा बोलता है। ठीक है ना, लुई 16। ठीक है, इस संबंध में जर्मनी का विमर्श संविधान का और संविधान तथा आयरलैंड का संविधान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। द्वितीय महायुद्ध के बाद मूल अधिकार का विचार भारत में मूल अधिकार का विचार और भी लोकप्रिय हुआ, और युद्ध के बाद भारत, बर्मा, जापान और जिन देशों में संविधान का निर्माण हुआ सभी के मूल अधिकारों का समावेश किया गया। 1945 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी 10 दिसंबर को मानवीय अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा
के नाम से अंतरराष्ट्रीय अधिकार पत्र स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार से मूल अधिकारों के विचार में वर्तमान समय में एक सर्वमान्य धारणा का रूप ग्रहण कर लिया गया। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जब सभी जगह देखा गया कि जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के राष्ट्र है वो सब के सब अपना रहे हैं, क्या अपना रहे हैं, तो भाई मूल अधिकार को अपना रहे हैं कि भाई नागरिक है, नागरिक अगर किसी भी देश के हैं तो उनके पास अधिकार होने चाहिए, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो जब ऐसे अधिकार होने चाहिए तो फिर सब अपना रहे हैं, तो फिर एक इंटरनेशनल व्यवस्था भी बनाई गई इंटरनेशनल लेवल पे, संयुक्त राष्ट्र संघ। नाम क्या रखा गया? संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसके द्वारा भी 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों की सरलौ की घोषणा कर दी गई, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इसको फाइनल कर दिया गया। ठीक है, अब एक बहुत बड़े लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे मानवीय अधिकारों की जो घोषणा है वो एक तरीके से लोकप्रिय हो गई। मानवीय अधिकार जो थे, जो नागरिकों के अधिकार थे, वो लोकप्रिय हो गई। ठीक है, और एक बहुत बड़े लेवल पे रिवोल्यूशन हो गया और ये एक्सेप्ट किया गया कि भाई जितने भी लोग हैं उनके पास अधिकार तो होने ही चाहिए। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यही बात इंग्लिश में भी है, कह रहा है इन दिस रिगार्ड्स वी विमर्श कॉन्स्टिट्यूशंस एंड जर्मनी एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, एंड द पार्टिकुलरली नॉर्थ वे ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द आइडियाज टू फंडामेंटल राइट्स even the more popular after the war and constitution of the countries like India, Burma, Japan etc included the fundamental rights in all them। मतलब जितने भी राज्य थे वो सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स को एक्सेप्ट करने लगे। ठीक है ना। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश द 1945 मतलब 1945 में स्थापित किया गया क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है ना, जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आल्सो एक्सेप्टेड, इसने भी एक्सेप्ट कर लिया क्या? इंटरनेशनल चार्टर्स ऑफ द राइट इन द नेम ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। कब? 10 दिसंबर को 1948 को। यहां तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला रेखा क्या है भाई? आगे देखें, यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं मूल अधिकारों की आवश्यकता और इसका महत्व क्या है। मतलब मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका महत्व क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। 1 मिनट, चलो भाई आगे चलें। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा महत्व है। संविधान के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मूल रूप से अधिकारों का बहुत ही अधिक महत्व है। कैसे महत्व है? देखिए सर्वप्रथम पहली बात क्या है, सर्वप्रथम यानी कि फर्स्ट पहली बात क्या है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि मूल अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं। वे उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिनके आधार पर बहुमत की इच्छा निर्मित और क्रियान्वित होती है। वे इस दृष्टि से भी प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य हैं कि उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है और वो आधारभूत स्वतंत्रताओं तथा स्थितियों की व्यवस्था की जाती है जिनके बिना उचित रूप से नागरिक जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता है। तो भाई पहला बेस क्या है? पहला बेस ये है कि भाई ये प्रजातंत्र के लिए जरूरी है। पहला बेस क्या है? प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। ठीक है, प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। चलो पहली बात क्लियर है। दूसरी बात क्या है कि अगर ये रहता है क्या, फंडामेंटल राइट्स, ये जो मौलिक अधिकार होते हैं, तो व्यक्ति का नैतिक विकास होता है और साथ ही साथ इसका शारीरिक विकास भी होता है और साथ ही साथ इसका मानसिक विकास भी होता है। ठीक है, अरे गड़बड़ हो गया, मानसिक विकास भी होता है। ठीक है, मानसिक, ठीक है, और जब ये विकास होगा तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास खुद ही कर लेगा। ठीक है, तो ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जिसके कारण ही फंडामेंटल राइट को लाना जरूरी है। ये दोनों 2 मुख्य ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट बहुत जरूरी है और इसका इतना अधिक महत्व भी है। ठीक है, चलो भाई ये बात इंग्लिश में भी है, देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर द immense importance and integrals parts of the constitutions. First of all, fundamental rights are the pillars of the democracy. एक तरीके से पिलर के रूप में कार्य करता है, आधार स्तंभ है। They created the conditions on the basis of which the will of the majority is formed and the implemented. They are also essentials of the democracy in the sense that they provide the security to every individuals for the fulfill physical and mental and moral development and the provide those basis
freedoms and conditions without proper civil life cannot be lived। मतलब एक तरीके से ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है जिसमें एक व्यक्ति अपना विकास कर पाएगा, व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होगी, व्यक्ति के पास वो क्वालिटीज होगी जिससे वो अपने खुद का विकास कर पाए और राज्य के मतलब एक तरीके से राज्य को या फिर अपने लिए खुद को वो क्या करे, तैयार कर पाए ताकि वो राज्य की भी प्रगति कर पाए। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, ये तो पहली बात थी। द्वितीय बात यह है कि मूल अधिकार एक देश की राजनीतिक में जो राजनीतिक जीवन है उसमें एक विशेष प्रकार की तानाशाही स्थायित्व को होने से रोकती है, जो कि नितांत आवश्यक भी है। इसमें संदेह नहीं है कि वर्तमान समय में निरंकुश राजाओं का व्यक्तिगत शासन का भय समाप्त हो गया है, लेकिन प्रजातंत्रात्मक राज्यों में बहुमत तानाशाही का भय बराबर बना हुआ है। मूल अधिकार शासकीय और बहुमत वर्ग के अत्याचारों से व्यक्ति को विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं और इस प्रकार से बहुमत के अत्याचारी शासन का अंत हो जाता है। मतलब ओवरऑल क्या, ओवरऑल ये मतलब कि बाबू जिस देश में दो वर्ग के लोग हैं और एक वर्ग की अधिकता हो और दूसरा वर्ग अल्पसंख्यक हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो लोकतंत्र शासन है उसमें तो भाई वो जो राजाओं का तानाशाही वो तो खत्म हो गया, राजाओं का तानाशाही खत्म हो गया कि नहीं, खत्म हो गया। अब जो लोकतंत्र है इसमें जो बहुमत के लोग हैं वो क्या करेंगे, अल्पसंख्यक को परेशान करेंगे, फलानुआ वो भाग जाने तो पीटेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से परेशान कर सकते हैं, हमें परेशान कर सकते हैं। तो फिर ये कंडीशन को रोकने के लिए उनके पास फंडामेंटल राइट्स होता है। तो जब ये बहुमत मेजोरिटी है ये इसको जब परेशान करेगी तो सीधे सरकार के पास जाएगा, हमारे ये फंडामेंटल राइट है और ये हमको परेशान कर रहा है, देखिए कैसे क्या होगा, ठीक है ना। तो जो राज्य है उसके पास ये पावर तो है नहीं कि उसकी जो फंडामेंटल राइट्स उसको खत्म कर सके, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि उसके पास भी ये अधिकार है कि वो स्वतंत्र रूप से रहे, इक्वल रूप से रहे और साथ ही साथ अपना विकास भी कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, ठीक है। चलो भाई ये दूसरी बातें थी, यही बातें इंग्लिश में भी है। फंडामेंटल राइट्स वेयर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द establishment of the dictatorship of a particular persons in the political life of a countries. There is no doubt that in the present times the fear of the personal rule to a autocratic kings has ended। मतलब जो मोनार्की सिस्टम के जो राजा हुआ करते थे वो तो खत्म हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। लेकिन आज वर्तमान समय में जहां पे मेजोरिटी है उसके मतलब बहुमतों की जो तानाशाही है वो बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि डेमोक्रेटिक इंडेड बट द फियर ऑफ द मेजोरिटी डिक्टेटरशिप रिमेन द डेमोक्रेटिक स्टेट फंडामेंटल राइट्स टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स। जो फंडामेंटल राइट्स है ये किसी भी एक व्यक्ति को, किसी भी अल्पसंख्यक को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है, स्पेशली द माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एंड ऑटोक्रेटिक ऑफ द रूलिंग्स द मेजोरिटी क्लास एंड दस एंड ऑफ द फियर्स टू टर्निकल्स रूल्स ऑफ द मेजोरिटी, ठीक है। यहां तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई। तीसरी बातें क्या है भाई, तीसरी बात यह है मूल अधिकार व्यक्ति स्वायत्त और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य की स्थापना करते हैं। इनके द्वारा एक और तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को कानून द्वारा निश्चित सीमाओं में रहने के लिए बाध्य किया जाता है और दूसरी तरफ नागरिकों को शासन के स्वेच्छाचारी संचालन के लिए या फिर संचालन के विरुद्ध जनमत के निर्माण हेतु उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए तो मूल अधिकार व्यक्ति स्वायत्त और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य की स्थापना करता है। जो व्यक्ति विशेष है और एक तरीके से जो सामाजिक नियंत्रण है, ठीक है ना, इसको क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। इनके द्वारा एक और तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को कानून द्वारा निश्चित सीमाओं में रहने के लिए बाध्य किया जाता है। जाहिर सी बात है कानून के द्वारा निश्चित सीमाओं में इनको बांध के रखने का कार्य किया जाता है और दूसरी तरफ नागरिकों को शासन के स्वेच्छाचारी संचालन के विरुद्ध, मतलब जो शासन का स्वेच्छाचारी चालन है, मतलब एक तरीके से जो शासन है, शासन प्रशासन है, वो अपना मनमानी करे तो उसके विरुद्ध भी ये जो नागरिक हैं वो खड़ा हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनके संचालन के विरुद्ध ये खड़ा हो जाएंगे और जनमत निर्माण करके उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। मतलब एक तरीके से जनमत निर्माण करेंगे और इनको हटा देंगे, ठीक है ना। वो जो चुनाव प्रणाली है, चुनाव का सिस्टम है, इसको डेवलप किया गया इस वजह से जो शासन में है सरकार, जो भी गवर्नमेंट से जो भी पार्टी है उसको हटा करके खत्म कर दिया। समझे कि नहीं। चलो आगे देखो, यही बात इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द फंडामेंटल राइट्स एस्टैब्लिश द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल्स लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल, ठीक है ना। दोनों को कंट्रोल करती है ऑन द
on the one hand, through this the legislature and the executive are bond remain within the limits set by law, and on the other hand, citizens are provided with the proper opportunities to form public opinions against the arbitrary फंक्शनिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा राइट्स है कि जो गवर्नमेंट्स को भी चैलेंज करने का कार्य करती है। कब? जब गवर्नमेंट्स उनके अधिकारों के विरुद्ध जाकर के कार्य करती है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आज के लेक्चर्स को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। ठीक है।